Vande Mataram, all the students. Today we will recite and understand the poem The Soldier, composed by Rupert Brooke. This is a sonnet and written in Petrarchan style, an octave and in sestet. This was written at the beginning of 1914. The poet Rupert Brooke joined the British Navy in 1914 at the beginning of First World War. He lived a message that was written in an epitaph. ये इपिटा के रूप में लिखी हुई एक पोएम है जिसके अंदर उन्होंने मैसेज दिया है कि उनकी मृत्यु के बाद उनको किस रूप में जाना जाए, उनकी मृत्यु के बारे में क्या सोचा जाए, क्या जाना जाए, उसके बारे में इन्होंने इस पोएम में लिखा है। 1915 में ही वॉज डाइड, उनकी मृत्यु हो गई थी अपने देश की सेवा करते हुए। साइरोज वगैरह जो जगह हैं वहाँ पे वो सेवा दे रहे थे अपनी। इस पोएम के अंदर ये एक मैसेज देते हैं और वो उनका ये मैसेज है, एक जो थॉट है उनका वो ये है दैट वेर एवर अ मैन हु डाइज फॉर इंग्लैंड इज ब्यूरिड, कि जहाँ कहीं पे भी एक इंग्लिश व्यक्ति की मृत्यु होती है, दैट स्पॉट इज फॉर एवर, वो स्थान हमेशा के लिए अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड क्या कहलाएगा, इंग्लैंड का एक हिस्सा कहलाएगा। यानी अंग्रेज जो है अपने देश की सेवा करते हुए विदेश में भी अगर कहीं उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ उसे अगर दफनाया जाएगा तो वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो सोनेट है वो एक इंग्लिश सोल्जर्स पैट्रोटिज्म बताता है, अंग्रेज के एक सैनिक के अपने देश के प्रति सेवा को ये सोनेट बतलाता है। नाउ कम टू पोएम। यहाँ पे पहली लाइन के अंदर ही कवि ने स्पष्ट लिखा है, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बारे में केवल ये सोचना। यानी इसके नीचे जो कुछ भी लिखा है वही उस कवि का कहने का मतलब है, वही उसके बारे में हमारे को सोचना है। दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, कि ऐसा कोई ना कोई कॉर्नर होगा, एक कोना होगा किसी विदेशी जमीन के ऊपर जो हमेशा के लिए किसका हिस्सा हो जाएगा, इंग्लैंड का हिस्सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी न किसी अंग्रेज की या इंग्लिश जो आर्मी है उसके सैनिक की डेड बॉडी जो होगी उसको दफनाया जाएगा, इसलिए वो हिस्सा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। दे शेल बी इन दैट रिच अर्थ, उस जमीन के अंदर जो एक समृद्ध जमीन होगी, अर्थ होगी, अ रिचर डस्ट कंसील्ड, लेकिन उस मिट्टी जितनी जो समृद्ध है उससे भी ज़्यादा, रिचर एक कंपेरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे उस मिट्टी का कंपैरिजन किया है फॉरेन लैंड की मिट्टी को, तो उससे भी ज़्यादा समृद्ध जो मिट्टी होगी वो दफनाई जाएगी। डस्ट आया है डेड बॉडी की मिट्टी के लिए, कंसील मतलब हाइड यानी ब्यूरिड, उसको दफनाना। तो जिस स्थान पे फॉरेन लैंड पे उसकी डेड बॉडी को दफनाया जाएगा, उसकी डेड बॉडी की जो मिट्टी होगी वो उस देश की मिट्टी से भी ज़्यादा समृद्ध होगी और वो हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। अ डस्ट, एक ऐसी मिट्टी, हुम इंग्लैंड बॉय, जिसको किसने जन्म दिया है। यहाँ पे बोर का अर्थ है बर्थ देना, जन्म देना, तो एक ऐसी मिट्टी जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया है। शेप्ड, जिसको आकार भी किसने दिया है, इंग्लैंड में, यानी जो पला है, आगे
जीवन जिसने जिया है वो इंग्लैंड के अंदर जिया है। मेड अवेयर, हर चीज़ से वो जानकार बना है इंग्लैंड के अंदर। गेव वंस हर फ्लावर्स, यहाँ तक कि इंग्लिश जो फ्लावर्स थे वो उसको प्रदान किए गए थे लव करने के लिए। हर वेज टू रोम, इंग्लैंड ने उसे वेज दिए थे, रास्ते दिए थे, किस लिए? रोम करने के लिए, विचरण करने के लिए। तो यानी इंग्लैंड ने उसे हर चीज़ प्रोवाइड कराई है, उपलब्ध कराई है, इसलिए उसका जो शरीर है वो जहाँ कहीं पे भी जाएगा, जहाँ कहीं पे भी उसको दफनाया जाएगा, वो इंग्लिश रहेगा। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, उसका जो शरीर है वो इंग्लैंड का है। ब्रेथिंग, जिसने सांस ली है वो उसकी जो हवा थी वो भी कौन सी थी? इंग्लिश एयर। वॉश्ड बाय द रिवर्स, उसने जो स्नान किया है या पानी पीने का काम किया है, वहाँ की जो रिवर्स थी वो भी इंग्लिश रिवर थी। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, उसको जो आशीर्वाद मिला है, और आशीर्वाद किसका? सन्स, यानी जो धूप उसने ली है वो धूप भी कहाँ की थी? उसके होम की, यानी इंग्लैंड की थी। यानी सूर्य की जो रोशनी भी उसने प्राप्त की थी वो इंग्लैंड की प्राप्त की थी। पूरा जीवन उसने इंग्लैंड के अंदर जिया है। एंड थिंक, अब कवि आगे इस सेस्टेट पार्ट में, इससे पहले ऑक्टेव पार्ट था पेट्रार्चन सोनेट का जिसके अंदर वो इंग्लैंड के बारे में बतलाता है। अब सेस्टेट में वो एक मैसेज देता है कि उसकी मृत्यु के बाद में उसके देश के लोगों को क्या सोचना चाहिए। तो वो कहता है कि थिंक, ये सोचना, दिस हार्ट, कि मेरा ये जो दिल है, ऑल इविल सेड अवे, जब इसमें से सभी बुराइयां चली जाए। तो सभी बुराइयां चले जाने का मतलब है उसकी डेथ के बाद में। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, इटर्नल का मतलब है लंबे समय तक, पल्स का मतलब है यहाँ पे पार्ट। तो उसका जो अनंत शक्ति के साथ में एक हिस्सा हो जाए उसकी बॉडी, अनंत शक्ति से मतलब है जब उसकी डेथ हो जाए और वो स्वर्ग वगैरह में, हेवन वगैरह में भी जब चला जाए, तब भी उसके बारे में यही सोचना, नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कि इंग्लैंड ने जो विचार दिए हैं, प्रदान किए हैं, वही विचारों को वो स्वर्ग से भी वही विचारों को प्रदान करेगा। इससे कम वो किसी भी प्रकार के विचार नहीं व्यक्त करेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि इंग्लैंड ने जो चीज़ें उसको प्रोवाइड की है वो चीज़ें वो अपनी मृत्यु के बाद में भी अपने देश के लोगों को प्रेरणा देने के लिए काम में लेगा। हर साइट्स, इंग्लैंड की जो दृश्य हैं, साउंड्स, यहाँ की जो आवाज़ें हैं, ड्रीम्स, यहाँ के जो स्वप्न हैं, हैप्पी एज हर डे, उतने ही प्रसन्न हैं जहाँ वो व्यतीत होते थे वो जब वो वहाँ पे निवास करता था। एंड लाफ्टर, वहाँ हंसी मजाक, लैंड ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों के साथ में रहना, उनसे चीज़ें सीखना, एंड जेंटलनेस, वहाँ की जो विनम्रता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंग्लैंड में उसने महसूस की है और वही वो एक इंस्पायर करने का काम करेगा। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, जब उसका दिल, जब उसका हृदय एट पीस, शांति में रहेगा। शांति से मतलब है जब उसको दफनाया जाएगा अंडर एन इंग्लिश हेवन, कहाँ दफनाया जाएगा? इंग्लिश हेवन में। इंग्लिश हेवन से मतलब है जिस स्थान पे उसको दफनाया जाएगा, ब्यूरिड किया जाएगा, वो भी एक इंग्लिश हेवन ही रहेगा, यानी वो जगह भी इंग्लैंड की हो जाएगी। ये एक मैसेज दिया है पेट्रोटिज्म का इस कविता के अंदर, द सोल्जर के अंदर, रूपर्ट ब्रुक ने, और इंस्पायर किया अपने देश के लोगों को राष्ट्रवाद के लिए। थैंक यू।